अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शहर इक़्तिदार के सियासी मंजरनामे का अगर खुलासा करें तो वो ये है कि एक तरफ हुकूमत और ताकतवर हल्के एक पेज पर हैं तो दूसरी तरफ PTI अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी हुई है। यानी हुकूमत को टफ टाइम देने से पहले PTI को अपनी पार्टी के अंदर से ही टफ टाइम मिल रहा है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी सुलझा नहीं कि इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम के वक्त गायब रहने वाले 6 अरकान को पार्टी से निकालने का हुक्म भी दे चुके हैं। लेकिन अब ज़रा ये बताते हैं कि पार्टी की मौजूदा लीडरशिप किसी भी MNA या सेनेटर को पार्टी से निकालने के हक में नहीं है। उन्हें खदशा है कि अगर ऐसा हुआ तो PTI की ये सीटें हुकूमत के पास जा सकती हैं। दूसरी तरफ PTI मौलाना फजलुर रहमान को मनाकर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मगर इससे पहले ही इमरान खान ने ईद के बाद अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुल्की एहतजाज करने का इंदिया दिया है। मुल्की एहतजाज की कॉल एक ऐसे वक्त में दी गई है जब हुकूमत PTI को एक जलसे की इजाज़त देने के लिए भी तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने पहले 8 फरवरी को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त की थी, लेकिन यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब PTI ने एक बार फिर 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त जमा कराई है और अदालत से भी रुजू किया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत PTI को स्पेस देती हुई लग नहीं रही है। चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ये वाजे कर चुके हैं कि मुल्क एक बार फिर टेक ऑफ की पोजीशन में है। अब किसी को लॉन्ग मार्च, धरनों या पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के पास प्लान भी क्या है, सियासी और कानूनी ऑप्शंस क्या हैं। PTI ने 3 साल एहतजाजी सियासत में सोलो फ्लाइट लेकर देख लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ। सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स बनाकर भी देख लिए, लेकिन सवाए सिस्टम की नाराज़गी के हासिल क्या हुआ। एक अमरीकी सदर के खिलाफ गुलामी नामंजूर के नारे भी लगा लिए, दूसरे सदर से उम्मीदें भी लगा कर देख लीं, लेकिन हासिल क्या हुआ। कभी IMF, कभी यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करके भी देख लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ। पूरा साल हो गया फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क पर शोर मचाते हुए। इलेक्शन कमीशन टस से मस हुआ, ना हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा, तो फिर तहरीक इंसाफ को हासिल हुआ क्या। कभी फाइनल कॉल देकर तो कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक से हुकूमत को डराया गया, लेकिन इमरान खान को रिहाई नहीं मिली। PTI को हासिल क्या हुआ। देखते ही देखते 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई। एक अदालत से दूसरी अदालत में जजेस भी ट्रांसफ़र होकर लग गए, तो फिर वकला तहरीक की बातों से हासिल क्या हुआ। सियासत पे इदारों की मुदाखलत ख़त्म करते करते इमरान खान ने रिवायत से हटकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ओपन लेटर्स लिख कर देख लिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। सियासी महाज पर एक एक करके तहरीक इंसाफ अपने तमाम तुर्ब के जो पत्ते हैं वो जाहिर कर चुकी, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुकी, लेकिन सवाल वही है कि हासिल हुआ क्या। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब। ओन अब्बास साहब, सबसे पहले तो बड़ा अहम सवाल जो हुकूमत के लोग भी उठा रहे हैं, मेरा भी आपसे ये सवाल है कि चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ के वफ्द ने 1 घंटे की तवील मुलाकात तो की है। बाहर रहनुमाओं ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम 26वीं आईनी तरमीम को मानते नहीं, हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन लगता है कि तहरीक इंसाफ ये भूल जाती है। क्यों भूल जाते हैं कि जिस 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम ना करने की आप लोग बात करते हैं, उसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले चीफ जस्टिस से आप लोग मुलाकात करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। तो इस कंफ्यूजन को जरा आप दूर कीजिए और समझाइए हमें कि इसकी क्या वजह है। पहले भी ये क्लियर कर लीजिए कि जो आज की मुलाकात चीफ जस्टिस साहब की हुई है, ये ऑपोजिशन की ख्वाहिश में नहीं, चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे हुई है। उन्होंने मेरे ख्याल में कल या परसों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसके बाद अल्टीमेटली उनको ऑब्वियसली उन मुलाकात के बाद ही हैज टू रिजॉर्ट की जो अपोजिशन की बात भी सुनना चाह रहे थे, तो ये उनके कहने पे मुलाकात हुई, अपोजिशन की ख्वाहिश पे मुलाकात नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपका ये सवाल पूछ लिया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम को हम तो नहीं मानते, तो चीफ जस्टिस को कैसे मानते। अगर पाकिस्तान या किसी भी रियासत में एक कानून पास हो जाए कि जनाब इस जुर्म की सजा फांसी है, तो अगर आप उस कानून को ना भी माने, आपको स्टिल जाके कंटेस्ट तो करना पड़ जाएगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि मैं इस कानून को नहीं मानता, लेकिन उस कानून के नतीजे में जो सजा है मैं उसको कंटेस्ट नहीं करूंगा। इस तरीके से तो बेहरावी हो जाएगी। सो आप प्रिंसिपल स्टैंड आपका ये कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, लेकिन अब जो चीज सिस्टम में आ चुकी है उसको उस फॉरम पे जाके कंटेस्ट करना, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो हमें करना पड़ेगा, और यही कुछ हमने किया। अब आज अगर चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और वो चाह रहे थे कि रिफॉर्म्स की बात हो सके, ऑब्वियसली IMF की वफ्द की उनसे मुलाकात होना एक बहुत बड़ा इशू था,
एक मतलब हमारे लिए खास अचंभे की बात थी। एंड प्रॉब्ली आपको तो पता होगा कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने आईएमएफ के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जनाब जो चीफ जस्टिस है उससे आईएमएफ के वक्त की मुलाकात हो सकती है, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से वो बात कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमें भी ऑब्वियसली इस टर्म्स में आके उनसे बात करनी पड़ गई। इसका ये मतलब किसी तौर पे नहीं है कि हम इस आईनी तरमीम को मानते हैं, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस आप इस वक्त वजूद में आ चुके हैं, हमें सिस्टम में उसको कबूल करना पड़ेगा। और कल को अगर यही चीफ जस्टिस साहब हमारी रिजर्व सीटों की बात सुनेंगे, अगर यही चीफ जस्टिस साहब खान साहब की जाके फुल बेंच की बात सुनेंगे, तो क्या हम वहां पे पेश नहीं होंगे? क्या हमारे वकला पेश नहीं होंगे? अल्टीमेटली इसी सिस्टम को जाके कंटेस्ट करना है और इसे हमने किया। शायद यही मसला है कि तहरीके इंसाफ को यू टर्न लेने का मास्टर कहा जाता है। सुन ले मेरा सवाल सुन ले। कामरान मुर्तजा साहब ने अपनी टीम को कहा है कि वो सारे उन क्लिप्स को इकट्ठा किया जाए जब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त उसको सपोर्ट करने के हवाले से जो आप लोग बैरिस्टर गौहर साहब की बातें और मौलाना साहब को सपोर्ट करना, मौलाना साहब की तारीफ़ें करना, और वोट आपने नहीं दिया, वो भी मौलाना साहब कहते हैं कि मौलाना साहब ने ही कहा था कि आप वोट ना भले दें लेकिन इसके अगेंस्ट भी उस तरीके से ना जाएं, तो आप लोग माने उस वक्त, तो वो सारे क्लिप्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो इस बात का क्या जवाब है कि उस वक्त तो आपने इसको सपोर्ट किया था, मौलाना साहब को सपोर्ट किया था 26वीं आईनी तरमीम पर। मैंने आपको पहले कहा कि आज चीफ जस्टिस से मुलाकात ऐसी ही है जैसे कि कोई कानून पास हो जाए तो उसमें वकील ने पेश होना ही होना है, चाहे आप कानून को माने या ना माने, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था। हमने कहा जिसमें मिलिट्री ट्रायल्स जो है ना वो गैर आईनी है। हमने उसमें कहा था कि जो ये जज सबान की जो पूरा इंडक्शन का तरीका जो बनाया जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी चेंज कर दी, बाकी तमाम जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला दिया, वहां के सारे जजेस में जस्टिस गुल हसन को औरंगजेब को प्रमोट करके आपने फॉरन भेज दिया, जिसमें 5 जजेस यहाँ पे इस वक्त जाके सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर भी लिखा। तो इन सारी चीजों पे हमारे खदशात थे। और नवाज साहब, तहरीके इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है, उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही है, और मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि क्योंकि हम लोग हुकूमत तरक्की कर रही है, हुकूमत आगे बढ़ रही है, तहरीके इंसाफ से हजम नहीं हो रही है हमारी तरक्की, हमारी कामयाबियां, इसीलिए आप लोग सड़कों पर आना चाहते हैं। शादी बीबी, जिस मुल्कों में तरक्की होती है क्या यहाँ पे जलसे और एहतजाज नहीं होते? कि जिस मुल्कों में जहां पे लोग अपने राय के लिए, अपने एहतजाज के सड़कों पे निकलना चाहें, जहां जो तरक्की पसंद ममालिक है, चाहे अमेरिका को ले लें, चाहे यूके में ले लें, क्या वहां पे प्रोटेस्ट नहीं होते? क्या 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे या व्हाइट हाउस के बाहर लोग इकट्ठे नहीं होते? ये कौन सी मंतक है कि इनके मुताबिक अगर तरक्की हो रही है तो वहां प्रोटेस्ट नहीं हो सकता? दूसरी बात है कि एहतजाज और जलसे में बड़ा फर्क है। जलसा एक पावर शो होता है, कम से कम हुकूमत को अपनी औकात का अंदाजा तो हो जाएगा। आप एक दफा जलसे की इजाजत दे क्यों लेते? F9 पार्क में जलसा मांगते तो संजानी भेज देते, मीनारे पाकिस्तान मांगते तो कोना वाले सब्जी मंडी में भेज देते। एक दफा मीनारे पाकिस्तान अप्रूवल देके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तरक्की है और पाकिस्तान की अवाम कितने साथ खड़ी है। ये जो माइंडसेट जिसके साथ हम लड़ रहे हैं ना, ये जो मैं ना मानो वाली स्टबर्ननेस है, ये जो ढीठपन है, इसकी कोई अप्रोच नहीं, इसकी कोई रैशनल नहीं है। देखिए ना, वो कहते हैं कि सवाबी, जहां देखें ना उस सूबे में तो हुकूमत है, वहां आप लोग 8 फरवरी को जिस तरीके से एक बड़ी एक गैदरिंग इकट्ठी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। फिर वो जुनेद अकबर साहब की जो वीडियो ऑडियो लीक है उसका हवाला देते हैं, तो वो कह रहे हैं अपने जगह पर जहां पर इनकी हुकूमत है वहां तो लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, तो बाकी जगहों पर तो ये वैसे ही एक्सपोज हो जाते हैं। सवाबी में ये तीसरा जलसा था और पिछले 2.5-3 महीने के अंदर तीसरा जलसा था। उसके बावजूद लोग अपने इमरान खान उनकी लीडरशिप वो करते हुए एतमाद करते वहां पे आए थे। आप पंजाब में एक जलसा में से करने क्यों नहीं देते? मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, इनको डर किस चीज का? अगर लोगों ने नहीं आना, हमने फेल होना है, तो एक दफा हमारा फेलियर देख लीजिए, हमारा जो डिबेकल है वो आप देख लीजिए। हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, वहां के 500,000 बंदा इकट्ठा होगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, खौफ ये है अगर जलसे की इजाजत दे दी और स्टेज के ऊपर सिर्फ एक फोटो लगा के रख दिया जिसपे इमरान खान नजर आया हुआ, वहां लाखों की आवाज में लोग आए, यकीन करें इनको रात को नींद भी इमरान खान से खौफ आता है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, मरियम नवाज शरीफ अगर इतनी मकबूल लीडर है और अवाम की जिंदगी में इतना फर्क आ सका है, अभी सड़क में किसी बाजार में जाके लोगों के सामने खड़ी होकर बता दे, जो पंजाब में इस वक्त किसान का हाल इस कर दिया है, जिसको अपने आप को ये मां कहती है, पंजाब का किसान बर्बाद हो गया। हम 5,000 रुपए मन गंदुम बेचने वाले आज 2400 रुपए मन पे गंदुम बेच रहे हैं। जब हमें 400 रुपए मन पे उस वक्त हम गन्ना बेचते थे, आज 250-250 रुपए पे मन पे गन्ना बेच रहे हैं।
ऐसे हालात में समझती कि बहुत ज्यादा मकबूल लीडर है, एक छोटा सा जलसा किसी में, पंजाब छोड़े आप मीनारे पाकिस्तान, आप मुल्तान में इजाजत दे दे, आप भावलपुर में दे दे, आप डेरा गाजी खां में छोटा सा एक अप्रूवल देके देखें, पूरा पंजाब उस शहर में इकट्ठा होगा, सिर्फ इसलिए वो तायीद करने के लिए आएगा, अपनी अपनी बेसिक सॉलिडारिटी दिखाने आएगा अपने लीडर इमरान खान के साथ। आज आसिफ साहब कहते हैं कि तरले मिन्नतें कर रहे हैं अंदर बैठकर इमरान खान। एक बात बताऊं, अगर हमने तरले मिन्नतें करने होते ना तो इमरान खान को अडियाला में मिलने से, बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने खान साहब को बाहर निकालने, जिनसे बात करनी, वो अभी शायद अडियाला जाके मिल सकते हैं। ये खान साहब का अपना माइंडसेट है कि मैं इनके साथ सेटल करके बनीगाला नहीं जाऊंगा, वरना इट टेक्स जस्ट 2 मिनट्स के 2 साल के लिए खामोशी होना ना, बनीगाला जाके बैठ जाए। पहले भी तो लोग लंदन जाते रहे, खान साहब भी लंदन चले, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली एक लेगेसी बन रही है। पाकिस्तान आज वाहिद वो मुल्क है, मतलब कि 2 साल के लिए खामोश होकर बैठना नहीं चाहते आप लोग। हम कौन बन चुके हैं? देखिए बात सुने, खान निकल आएगा, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हर एक दिन गुजर, जो खान जेल में टाइम गुजार रहा है, हम कौम बनते जा रहे हैं। आज आप रेडी वाले से जाके पूछे ना, तुम्हारी जिंदगी में मसला किस चीज का है, वो बताएगा किस वजह से है, किन की वजह से है। ये वो कौम है जो खान चाहता तो आज हम बन चुके हैं। आज तक किसी को ये नहीं पता था, हम तो डर और खौफ से बात नहीं कर सकते थे। आज एक रेडी वाला, एक गधा रेडी वाला, एक वैगन चलाने वाले को पता है उसकी जिंदगी मसला किस चीज की वजह से है। सो 2 साल कॉम्प्रोमाइज अगर करके ये कौम बन जाए तो बहुत छोटी कीमत है, लेकिन दुख ये है कि आपने उसको काल कोठरी बना कर दिया। आपने बुशरा बीबी को कहते तनाई में डाल दिया है ताकि उसको ब्लैकमेल और कॉम्प्रोमाइज कराया जा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी स्टैंड ले खड़ा है। उसकी नर्व्स का आपसे मुकाबला नहीं है, उसके मुकद्दर से आपका मुकाबला नहीं है। आन साहब, अब आप लोग जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं, ये बात तो हकीकत है कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ज़ाहिर एक तगड़ा अलायंस तो बन नहीं सकता। मौलाना साहब से मामलात कहाँ तक पहुँचे? क्या मौलाना साहब ने कोई मुतालिबात रखे हैं आप लोगों के सामने? हमारे मौलाना का जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा। हम बहुत बड़े, मतलब कंप्लीट डिफरेंट नॉर्थ एंड साउथ पोल पे खड़े रह गए। आज इस जगह पे आके कम से कम एक कमरे में हम 2 पार्टीज का एक जगह पे बैठना, लीडरशिप का बैठना, ये बहुत खुशाइंद है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करती हैं। हमारा बहुत ज्यादा ये कि पॉइजनस किस्म का रिलेशनशिप है। अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प कर रही हैं, और वो डिवेल्प कैसे होती है? ये कोई लव हेट रिलेशनशिप नहीं होता, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम दोनों जमातों के इंटरेस्ट कहीं पे आपस आके कन्वर्ज कर गए, जो कि कर रहे, मौलाना के साथ 26वीं आईनी तरमीम पे हाथ हुआ है। मदरसे वाले जो अमेंडमेंट डाले आनी थी, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, और मौलाना को पता है कि जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने उनको डिच किया। हम तो एक जगह पे खड़े खड़े मौलाना आहिस्ता आहिस्ता उस पोजीशन पे आ रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब मौलाना को एहसास हुआ कि जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं वो भी रियल नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ भी अभी कहाँ चलने का वो तैयार है? क्या मौलाना साहब ने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की सरबराही का मुतालबा किया है? अच्छा, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं। असद कैसर साहब इसको हेड कर रहे हैं, तो ही माइट बी नोइंग द डिटेल्स। अगर इस टाइम आके मैं एक टॉक शो में बैठ के करूं कि उन्होंने मुतालबा किया और हमने इनकार किया या सब कुछ, आई थिंक ये सारी की सारी जो मेहनत है वो रायगा चली जाएगी। मैं इस इतनी बड़ी डिटेल्स में नहीं जा सकता। मैं ये कह सकता हूं इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, और मैं ये बहुत दूर नहीं देख रहा किसी एक दिन शायद हम कश्मीर हाईवे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम इकट्ठे कश्मीर हाईवे एक ही जगह इस हुकूमत के खिलाफ। और इशू कौन सा होगा कि अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, इस हुकूमत की जो घमंड है, जो ढीठ है, जो स्टबर्ननेस है, वो अपनी जगह खड़ी है। 3 सेनेटर्स की जो मुअत्तली है, इसकी क्या वजह है? आपका नाम भी उसमें शामिल है। एक अर्ज करूं, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा मैं उसकी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो डिप्टी चेयरमैन इस वक्त बिठा दिया है। उस शख्स ने जो हरकत पिछले 1 साल में की सारी काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन आज से 3 दिन पहले जिस तरीके से उसने अपोजिशन को कहा कि तुम, अब मैं एग्जैक्ट अल्लाह माफ करे, अब ये वो बात अल्फाज मगर नेशनल को देखना ही चाहिए, उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब तक तुम अपनी बंद नहीं करोगे उस वक्त तक मैं ऐसे करता रहूंगा। अब ये जो लफ्ज, और मैं ऑन रिकॉर्ड नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, उसने कहा कि अपनी बंद करोगे तो मैं आगे चलूंगा। और 1 दफा नहीं 5 दफा का, जिस पर हमने शदीद प्रोटेस्ट किया और उसकी रेजिग्नेशन का और उसकी माफी का मुतालबा किया, पहले दिन भी और अगले दिन भी। जब दूसरे दिन मैंने शदीद तौर पे प्रोटेस्ट उसके सामने कहा, मैंने कहा आके माफी मांगो, हमसे नहीं, इस ऐवान से माफी मांगो, इस कुर्सी से माफी मांगो, इस पार्लियामान से माफी मांगो। तो उसने अपने अल्फाज, अब आपने ये सोचे चेयरमैन सेनेट कभी अपने अल्फाज एक्सपेंज कर सकता है? यानी कि उसने इतनी बदतमीजी की कि अपने अल्फाज एक्सपेंज करवा दिए। हमने कहा जी माफी नहीं, माफी मांगो कौम से और रेजिग्नेशन दो। उसने कहा नहीं, और अल्टीमेटली जब हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, उसने मुझे, सेनेटर फलकनाथ चित्राली को और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद को एक्सपेंड कर दिया। मजे की बात, ये इतना मिसोजिनिस्ट है, इसने सेनेटर फलकनाथ चित्राली का जब तुम उछलना बंद करोगी तब मैं देखूंगा।
अगर एक खातून के बारे में एक सेनेट का चेयरमैन जो वो चेयर कर रहा हो वो ये अल्फाज इस्तेमाल करे, आपका क्या माइंडसेट होगा? उस दिन फलक नाज ने पीटीवी पे आके कहा कि जो लफ्ज इस शख्स ने मेरे लिए इस्तेमाल किया है, अगर किसी की बहू बहन बेटी के लिए इस्तेमाल किया, इसी के लिए किया जाता, तो क्या ये बर्दाश्त करेगा? नहीं। अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट को आज उसको बिठाना पड़ा। आज इरफान सदीकी साहब ने आके और पूरा इजलास प्रोरोग कर दिया, यानी कि 3 सेनेटर सिर्फ इसलिए कि तुमने एक गलत इस्तेमाल की, जबान इस्तेमाल की, हमने प्रोटेस्ट किया, उसने मुझे सस्पेंड कर दिया। मसला ये नहीं कि आपने इनकेपेबल बंदा बिठाया है, अनएजुकेटेड होना भी मसला नहीं है, इनकेपेबल होना भी मसला नहीं है। मसला ये कि उसमें को तो पार्लिमानी मैनर्स भी कोई नहीं थे। जिसने हमने प्रोटेस्ट किया हमें सस्पेंड कर दिया। इजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर होने के बावजूद पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? जिस दिन यूसुफ गिलानी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो पुलिस लेने, इस्लामाबाद पुलिस लेने के लिए लाहौर कोट लखपत जेल चली गई। आप इमेजिन करें, इस आईजी इस्लामाबाद ने पुलिस भेजी और एक आईजी प्रिजनर्स को कह रहा है सिक्योरिटी इश्यू हम नहीं भेजेंगे, और इस बात को 1 महीना हो चुका है। उसके बाद गिलानी साहब ने एक एथिकल ग्राउंड पे, प्रिंसिपल ग्राउंड पे फैसला किया कि जब तक इजाज चौधरी साहब यहाँ पे हाजिर नहीं होते, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं होता, मैं चेयर नहीं करूंगा। इस बात को 1 महीना गुजर चुका है। इसी वजह से गिलानी साहब चेयर नहीं कर रहे, और इसी वजह से सैदाल खान जो इस वक्त नून लीग का डिप्टी चेयरमैन है, जिसको पता नहीं कहां से उठा के लाए, उसको उन्होंने बिठा दिया, वो चेयर करना शुरू कर दिया। और ये देखिए, इसमें आपने बेसिकली डिस्क्रेस किसको किया? वो गिलानी साहब को डिस्क्रेस नहीं किया, आपने उस कुर्सी और उस ऐवान को डिस्क्रेस किया। अब हमारी बारी, मैं वैसे देखो अयाज सादिक साहब बैठे, जितना भी बुरा हो, कम से कम उन्होंने मियां गौस जो हमारे एमएनए हैं, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, वो आए थे। इससे पहले जो 8-10 एमएनए हमारे उठाए गए थे, उनको उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके वो पेश किया था। तो इसका मतलब गिलानी साहब नाराज हैं इस बात पर, जिस वजह से इरफान सदीकी साहब तो कह रहे हैं कि हम मनाएंगे उनको, हुकूमत कह रही है। बहुत शदीद नाराज हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर जब तक इजाज चौधरी साहब नहीं आएंगे, मैं नहीं, और यकीन करिए कभी भी सेशन, इसका मतलब अगले 2 साल में अगर चौधरी साहब नहीं आते तो गिलानी साहब ही चेयर नहीं करेंगे। बट क्या इस तरीके से आप ऐवान को चला लेंगे? देखिए, ये जो, मैं एक बात बताऊं, मैं समझता हूं बहुत सारी गलती हमसे भी हुई। मैंने शायद उस वक्त हमें वो अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना चाहिए था, लेकिन जिनके कहने पे आज ये नहीं कर रहे, उनके कहने पे शायद हमने भी किया था, लेकिन हमारी पहली गलती थी। हम हुकूमत में पहली दफा आए थे, ये तो 5वीं दफा आए। ये इस तरह सिस्टम नहीं चलता। आप चीजों को अपनी मर्जी से लेकिन जिनके कहने पे आप लोगों ने नहीं किया था, उन्हीं से आज आप लोग दोबारा फिर से बात करना चाहते हैं। आपको फिर भी आज यही लगता है कि मसाइल का हल उधर से ही निकलना है? इसकी वजह पता है कि असल ताकत का जो महवर है वो लेके बैठे हुए हैं। अब ये तो प्यादे हैं, ये तो पॉन्स है ना, जिनको ऊपर से उठा रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो। जब तक उनकी, अब ये जो आपके ख्याल में मुज़ाकरात हो रहे थे, उनसे पूछ के बैठे थे या बगैर पूछ के बैठे थे? जहां पे हुकूमत के मिनिस्टर्स इनकी मर्जी के ना हो, वजीर खजाना वजीर दाखिला इनकी मर्जी के ना हो, वहां पे आप किससे बात कर सकते हैं? सो वो जो टोपी ड्रामा चल रहा था मुज़ाकरात का, कम से कम हमने उसको एक्सपोज तो कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में बड़े बड़े दावों और इल्ज़ामात की जो सियासत है, ये कोई नई बात नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से दावे हों या इल्ज़ामात, इनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है। हैरत तो ये है कि आपस में लड़ते ही सियासतदान कैसे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का पहिया घूमने में आखिर देर ही कितनी लगती है। अभी कल की बात है कि मुल्क की सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन जमात तहरीक इंसाफ थी, लेकिन आज ये एजाज़ मुस्लिम लीग नून के पास है। कल तक तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही थी, आज यही काम मुस्लिम लीग नून पूरी जानफशानी से करती नज़र आ रही है। पहली की तरह आवाम आज भी मुश्किल में है, महंगाई से तंग है। फ़र्क बस ये है कि कल तक तहरीक इंसाफ तरक्की के दावे करती थी और ऐसे ही दावे आज नून लीग करके शादियाने बजा रही है। कल तक सेम पेज इमरान खान के हाथ में था, इन्हें और किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन आज यही सेम पेज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में है, लेकिन फिर भी उनके दिल में वसवसे आते हैं। कल तक इत्तेहादी इमरान खान से खुश नहीं थे और आज इत्तेहादी नून लीग से शिकवा करते हैं कि वो वादे पूरे नहीं करते। कल तक आरटीएस बैठने पर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के ताने इमरान खान को मिल रहे थे और आज फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के इल्ज़ामात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीछा कर रहे हैं। कल तक पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम जमातों की ज़रूरत है और आज शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी पीटीआई और को मौलाना साहब की ज़रूरत है, बल्कि शिद्दत से ज़रूरत है।
कल तक पीका एक्ट आज़ादी इजहार राय और जमहूरियत पर हमला था और आज उसी पीका एक्ट में हुकूमत को मीडिया और जमहूरियत की बका नज़र आती है। कल तक 63A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अदलिया से उठने वाली गुड टू सी यू की आवाज़ों पर नून लीग को एतराज़ था और आज PTI 26वीं आईनी तरमीम और जजिस के ट्रांसफ़र को कोर्ट पैकिंग की नज़र से देख रही है। कल तक PTI पर इल्ज़ाम था कि वो अपोजिशन को एहतजाज से रोकने के लिए कोरोना पाबंदियों का सहारा ले रहे हैं और आज ये इल्ज़ाम नून लीग पर भी है कि वो PTI के एहतजाज से बचने के लिए अहम इवेंट्स के पीछे छुपते हैं। सवाल ये है कि इक़्तिदार का पहिया घूमते ही सियासी जमातों के नज़रियात अचानक से बदल क्यों जाते हैं, इनकी सोच बदल क्यों जाती है। एक जमहूरी मुल्क में अपोजिशन को एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं है। अगर वज़ीर आला मरीम नवाज़ नारोवाल में जलसा कर सकती हैं तो PTI लाहौर में क्यों नहीं कर सकती। PTI मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहती है लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही है। मैं बात करूँगी, मुझे राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि PTI बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है जब इनकी कॉल के बावजूद लोग निकलते नहीं हैं। ये चंद हज़ार लोग इकट्ठे नहीं बल्कि सैकड़ों लोग तक तो ये इकट्ठे कर नहीं पाते हैं, कोई इनकी कॉल को अब सीरियस नहीं लेता है। वाकई अगर ये बात है तो इनको और एक्सपोज होने दें। क्यों जब तहरीक इंसाफ कहीं जलसा करने का नाम लेती है, इजाज़त मांगती है तो हुकूमत बौखला जाती है, इजाज़त देती नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हमारे दावे करने की बात नहीं। अभी स्वाबी में इन्होंने जलसा किया, यौम सियाह मनाया स्वाबी में। KP वहाँ आप लोग रोक नहीं सकते थे ना, वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत, वहाँ कैसे रोकते आप? लेकिन उसके बावजूद जुनैद अकबर साहब की जो ऑडियो लीक हुई उसमें उन्होंने इस चीज का एतराफ़ किया कि MPA और MNAs जो है वो बंदे निकालने में नाकाम रहे और कोई इतना मुतासिर कुन जो है वो मजमा नहीं था। तो इससे क्या साबित होता है कि जहाँ कोई खुली इनको आज़ादी भी हो वहां भी बड़ा मजमा जो है वो जमा नहीं हो सका। देखिए, बहरहाल जो आपने पूछा कि क्या वजह है कि जब इनको इजाजत भी मिलती है तो कंटेनर लगाए जाते हैं और इजाजत इनको मुश्किल से मिलती है, उसकी वो PTI खुद जिम्मेदार है। और वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि 26 नवंबर को भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक पुरतशद्दद तरीन मुजाहरा आपने देखा, KP के हुकूमत के वसाइल पे धावा बोला गया। ये वायलेंस की इनकी एक हिस्ट्री है और वो वायलेंस आपने ना सिर्फ 9 मई में देखा, ना सिर्फ जमान पार्क में पेट्रोल पंप की सूरत में देखा। इनके हर जो इनका जलसा होता है उसमें जिस तरह की लैंग्वेज उससे पहले इस्तेमाल की जाती है और उसके जलसे के दौरान इस्तेमाल की जाती है, वो वायलेंस जो है वो इंटाइज करते हैं। तो ये एक बुनियादी वजह बनी है PTI के लिए खसूसी तौर पे। 26 नवंबर का तो अभी सिर्फ इल्जाम है ना, वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ है तो आप जुडिशल कमीशन बना देंगे। ये एक बुनियादी वजह थी कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच में जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाना नहीं चाहती थी। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम पार्लियामेंट कमेटी बना देते हैं। देखिए, ये एक बड़ा गलत तासुर आता है कि जी जुडिशल कमीशन नहीं बना तो वरना सब कुछ साबित हो जाता। सब कुछ अदालतों के जरिए साबित होता है, जुडिशल कमीशन के जरिए साबित नहीं होता। और अदालतों में FIR'ें भी, पुलिस में FIR'ें भी काटी हैं और जो लोग जिन पे इल्जामात हैं टेयर गैस सेल मारने का, जिन पे इल्जामात हैं वायलेंस करने का, तोड़-फोड़ करने का, 150 पुलिस वालों को जख्मी करने का, वो ना सिर्फ गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर अदालती कार्रवाई भी जो है वो इस वक्त जारी है और अदालतें जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। लेकिन ये चीज तो वाज़ेह है कि एक वायलेंट हुआ जिसमें 150 पुलिस वाले जख्मी हुए। तो जुडिशल कमीशन बनाना जरूरी नहीं होता। दुनिया भर में अदालती निज़ाम के जरिए साबित होती हैं चीजें, जो पाकिस्तान में भी जिसके जरिए मामला आगे बढ़ रहे। तो बात तो वही है ना, आप लोग जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, वही मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि इसका मतलब है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको एक्सपोज होने दें। वो नहीं इकट्ठा कर पाते। जुनैद अकबर साहब की ठीक है, एक कोई ऑडियो बिल्कुल चल रही है, लीक हुई है ऑडियो कि लोग बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए, तो आप इनको एक्सपोज होने दें। देखिए, एज सच कोई पाबंदी नहीं है जलसा करने पे PTI की भी। ये लोकल इंतजामिया फैसला करती है और मैंने आपको कंसर्न्स बता दिए जो लोकल इंतजामिया जिस चीज को सोचते हुए फैसला करती है। उसमें एक तो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं, फिर वायलेंस का इम्कानात होते हैं और फिर उसके मुताबिक उन्होंने जो है
वो अपनी तैयारी करनी होती है तो मुमकिन है कि उनको इजाजत मिल भी जाए, लेकिन जो कंसर्न्स जो हैं वो मैंने आपको सारे गिनवा, जो कि पीटीआई के जो पुराना रवैया रहा है उसकी बुनियाद पे खड़े हो। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है और मौलाना साहब से भी उनकी बातचीत चल रही है। क्या हुकूमत इसको अपने लिए खतरा समझती है अगर मौलाना साहब उस ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि उसका सरबराह बन जाते हैं, जैसे वो पीडीएम के सरबराह बने थे और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा? लेकिन सबसे पहले तो मेरा मशवरा होगा पीटीआई वालों को कि वो ग्रैंड पीटीआई अलायंस बनाने की ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि पीटीआई खुद टूट फूट का शिकार है। आपने अभी देखा कि फवाद चौधरी वर्सेस शोहेब शाहीन साहब चल रहा है, फिर मरवत वर्सेस सलमान राजा चल रहा है, फिर बुशरा बीजी वर्सेस अलीमा बीबी चलता है, फिर जुनेद अकबर वर्सेस अली अमीन गंडापुर है, फिर पीटीआई केपीके वर्सेस पीटीआई पंजाब चल रहा है। तो ये जमात तो खुद तकसीम का शिकार पीटीआई कहती है कि नून लीग अपने अंदरूनी इख्तलाफात को संभाले पहले। क्या नून लीग में ग्रुप्स नहीं है? नहीं, कोई ग्रुप्स नहीं है। क्या आप जावेद लतीफ साहब की बातें सुन लें, जुबैर साहब कैसे अलग हुए, आसिफ किरमानी साहब की बातें सुन लें? नहीं, देखिए वो तो छोड़ गए पार्टी। इख्तलाफात की वजह से इख्तलाफात हुए ना, तो इख्तलाफात थे ना। नहीं देखें, एक चीज नहीं, हमारी जमात तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुकूमत में है, वफाक में भी, सूबे में भी, और कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है जो पार्टी की वर्किंग को इम्पैक्ट करें। लेकिन यहाँ तो पार्टी पीटीआई के इख्तलाफात की बात करें तो वो पार्टी वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई कह रहा है कि कोई करप्ट है, दूसरा। तो ये जो मामलात हैं ये आपको नून लीग में तो बिल्कुल भी नहीं नजर आते। और ग्रैंड अलायंस अगर बनाने की जरूरत है तो पीटीआई पहले यहाँ बना ले। बाकी अगर मौलाना साहब को पहले वो लेके तो आए ना, किस एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि केपीके में धांधली हुई, तो केपीके में तो बेनिफिशरी पीटीआई है। और दूसरी बात ये कि अगर बन भी जाए, अज्यूम करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है कि दीगर जमातें जो है वो पीटीआई के वॉयलेंट जो रास्ता इख्तियार वो पीटीआई करती है उसका हिस्सा बने, लेकिन अगर बन भी जाए तो हम समझते हैं कि उससे सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि पीटीआई स्टैंड अलोन तो ना किसी से बातचीत करने में इंटरेस्टेड है, ना वो पार्लियामेंट की हाउस कमेटी में आने में इंटरेस्टेड है। तो जब 4-5 और ऐसी जमातें शामिल होंगी जो मुल्की मफादात के खिलाफ नहीं चलती, तो उससे शायद फिर पीटीआई को भी उसमें भी सेंस प्रिवेल हो। तो जो एक पीडीएम इत्तेहाद बना था, फिर अदम एतमाद हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा, तो ये सब कुछ रिपीट भी हो सकता है। नहीं, देखें, पीटीआई पहले तो खुद जिस तरह मैंने आपको कहा कि तकसीम का शिकार है, और पीटीआई में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरों के साथ मिलके चले। ये अहलियत जो है वो पीटीआई में नजर नहीं आती। वो और जो रास्ता पीटीआई ने अपनाया हुआ है वो नहायती इंतशारी और मुल्की मफादात से टक्कर लेने का रास्ता है, और मैं बिल्कुल नहीं समझता कि बाकी की जमातें उस रास्ते का हिस्सा बने। अच्छा, राना साहब, आप इल्जामात की बात कर रहे हैं, आप लोग बार बार ये इमरान खान पर, पीटीआई पर ये इल्जामात लगाते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कल ये बात कही कि इमरान खान जेल से जो है वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि उनको निकाला जाए। ये बात तो तहरीक इंसाफ खुद बारहा कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ को बार बार ये पेशकश की गई, इमरान खान को बार बार ये पेशकश की गई कि आप 2-3 साल के लिए इस हुकूमत को चलने दें, खामोश रहें, आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी, बाहर भी आ जाएंगे, लोग भी निकल आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये तो उल्टा उनको पेशकश की गई तो वो उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से वो आज भी इमरान खान जेल में है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब कौन सी मिन्नतें, किन तरलों की बात करते हैं कि इमरान खान जेल से बैठे ही सब कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, किसकी तरले मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान? देखें, ये तो पीटीआई का मौकफ है कि 99% जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने साहब ने कहा कि हमारे मामला तय पा गए थे और वो 1% फिर उनको नहीं मिल सका, कि उनको जो है वो मुख्तलिफ ऑफर्स। देखें, पीटीआई की सारी काविश फ्री इमरान खान के ऊपर थी, चाहे वो अमेरिका के कांग्रेसमैन को अप्रोच करना, जो कि एक बहुत बड़ा यू टर्न था उनकी पॉलिसी से, उनको उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ना भी पाकिस्तान में मुदाखलत कराने के लिए था।
यूनाइटेड नेशन, IMF, दुनिया भर में ढंढोरा पीटना, मकसद एक ही था कि खान साहब को रिहा कराया जाए। आपने देखा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो चीफ से एक मुलाकात पे कितने खुश हो गए थे। तो इनकी ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है, ये डेस्परेशन पे उतर आए हैं। कभी ये गिरबान पकड़ते हैं, कभी ये पैरों पे हाथ लगाते हैं। तो ये तो इनका मौकफ है जो कि बिल्कुल वो तो आज भी कहते हैं कि इमरान खान को नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। वो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका फिर उनको और नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिकल रेटरिक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और अगर कोई ऐसी ऑफर उनको हो रही है तो वो 1 सेकंड में ले ले। तो इस बात में कितनी हकीकत है कि इमरान खान तरले कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं? आपके सामने है ना जी। चीफ से जब मुज़ाकरात के दौरान में जब मुलाकात हुई तो कितना उन्होंने इस चीज को मुस्बत समझा। आए रोज वो उनको खत लिखते ताकि कोई ना कोई मामला जो है वो तय, और ये वो खुद कहते हैं कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का मकसद क्या है? मकसद है ना रोए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, नून के रहनुमा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इसमें तो कोई शक नहीं कि अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में जान तभी डलेगी जब मौलाना फजलुर रहमान अपना वज़न उसमें डालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए मुसलसल हाथ पांव तो मार रही है, मगर उसे अभी तक मौलाना साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। ज़रा ये बताते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल होने के लिए JUI ने PTI के सामने अपने मुतालबात रखे हैं, जिनमें पहला मुतालबा ये है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को दी जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि KP हुकूमत में JUI को शामिल किया जाए, जबकि तीसरा मुतालबा ये है कि KP में PTM को माइनस किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का ये मानना है कि 2024 के इंतखाबात में JUI के साथ धांधली की गई है और ख़ास तौर पर KP के जनूबी अजला में उनका मैंडेट चुराया गया है। मौलाना के करीबी ज़राए भी उनका भी ये मानना है कि अगर संजीदगी से बात आगे बढ़ती है तो फिर PTI से खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में JUI की बरतरी तस्लीम करने का कहा जाएगा। मौलाना ने अभी तक ग्रैंड अलायंस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन अगर उन्हें मुस्तकबिल के इंतखाबात में डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नू, कोहाट, करक और हंगू जैसे अजला में मुखालिफत ना करने की यकीन दहानी करवाई जाती है तो वो इस इत्तेहाद पर आगे बढ़ भी सकते हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के जो मुतालबात हैं इन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने 26वीं तरमीम पर वोट देने पर इमरान खान को JUI पर एतबार न करने का मशवरा भी दिया, जिसकी वजह से अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस अब बनने से पहले ही खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि अपोजिशन इत्तेहाद से पहले मामलात कुछ लो और कुछ दो की वजह से अटके हुए हैं? सवाल ये भी है कि अगर PTI JUI के मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो क्या फिर JUI ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगी? PTI तो खुद इंतखाबात में मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाती है हुकूमत पर। क्या JUI का PTI पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम दुरुस्त है? नाज़रीन, माजी में जब भी अपोजिशन इत्तेहाद बने और कामयाब रहे तो उसकी एक वजह इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट को माना जाता है। इमरान खान के खिलाफ बनने वाले PDM इत्तेहाद पर भी ताकतवर हलकों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगता आया है, मगर इस बार सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। हुकूमत और ताकतवर हलके न सिर्फ एक पेज पर हैं बल्कि ताल्लुकात भी मिसाली दिखाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन अलायंस बनता है तो हुकूमत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल कहीं और से ही आएगा। तो क्या ये वजह है कि अपोजिशन जमातें इत्तेहाद बनाने से पहले सोच में पड़ी हुई हैं? सेनेटर फैसल वाडा तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा, ना ही मौलाना इसमें शामिल होंगे। सवाल यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद के मामलात इतना रुक रुक के क्यों चल रहे हैं? इत्तेहाद में रुकावटें क्या हैं? जो इतना एक अदम एतमाद है PTI और मौलाना साहब का, जमीयत उलमा इस्लाम का, इसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जबकि दोनों तरफ से दावा किया जाता है कि बात आगे बढ़ रही है, बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अख्तलाफात अपनी जगह पर बरकरार हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं JUI के, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मौलाना साहब ने
वाकई कुछ मुतालबात रखे हैं तहरीक इंसाफ के सामने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने के लिए? आपने तो चार्जशीट कर दिया और पूछा आपने बाद में कि क्या वाकई मुतालबात रखे हैं? सर, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने के लिए, जाहिर है मुलाकातें तो हुई हैं, राब्ते भी जारी हैं, तो सर कोई तो वजह है कि मौलाना साहब आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा है कि हमारा एक माजी आप देखिए पीटीआई के साथ रहा है और आपस में तलखियाँ भी रही हैं दोनों तरफ से, तो उस तलखियों को हमने ख़त्म किया है, हम वर्किंग रिलेशनशिप पे आ गए। 26th अमेंडमेंट पे जिस पे जो है ना वो बहुत जो है ना वो कोई दूसरी जमातें जो है ना वो उस पर क्रेडिट ले रही हैं, हमने तो उसको जो है उसमें पीटीआई को इन्वॉल्व किया, इंगेज किया और तकरीबन हर काम उनकी रजामंदी से किया। बाद में उसमें माने या ना माने, मगर उस दौरानिए के क्लिप निकलवा लीजिए, इवन जो है ना उस दौरानिए के क्लिप जो है वो जिस दिन ये पास हुई है उस दिन के भी क्लिप निकलवा लीजिएगा। एक क्लिप जो है ना स्पेशल जो है वो मौलाना साहब के घर के सामने है, बैरिस्टर गौहर साहब का और मौलाना साहब का, और दूसरा जो है ना वो जो स्पीचेस हुई हैं नेशनल असम्बली में उसको भी देख लीजिएगा, तो खुद बात जो है ना समझ आ जाएगी। और उसके अलावा बहुत सारे क्लिप हैं, मैंने वैसे कह दिया किसी दोस्त को कहा है, मैंने कहा कि सारे क्लिप करके जहाँ पे सर, भी ऐसे इतराज़ आते हैं, कोई हमें भी याद है, बड़ी तारीफ की थी मौलाना साहब के किरदार की। आपको याद है, मगर ज़रा ज़रा उसके बाद सारे वो उनको भूल गए जिन्होंने तारीफ़ें की थी मौलाना साहब की। तो एनी हाउ, मौलाना साहब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि हम जो हमारी अददी इस वक्त तादाद जो है इसमें अपना इसमें नेशनल असम्बली में और इसमें सेनेट में, उसके बाद हम उनकी जो है ना वो हेडशिप लेके और उसके बाद जो है ना हम किसी के हाथों में इस्तेमाल होंगे, मौलाना साहब से ये एक्सपेक्ट करते हैं आप? और गवर्नमेंट में हिस्सा लेंगे जब हम उसमें हमारे पास कोई उसमें शेयर नहीं है, या हमारा जो है ना उसमें कहना ये है कि ये सारा कुछ ये असम्बलियाँ जैली हैं, तो फिर हम उसमें क्या जैली असम्बलियों की गवर्नमेंट में बैठेंगे? ये असम्बलियों में बैठना बताते खुद एक कंट्राडिक्शन है, मगर वो फोरम हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं इस वक्त, ताकि हमारी आवाज़ जो है ना ये ना कहा जाए कि ये हम एक मौसर आवाज़ के तौर पे, सेनेट में भी आपने देखा होगा हम एक मौसर आवाज़ के तौर पे बात करते हैं, नेशनल असम्बली में भी आपने देखा होगा मौसर आवाज़ है, तो वो हम फोरम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ से नाराज़गी कह लें या शिकवा कह लें या तहफ़्फ़ुज़ात कह लें, वो इस वक्त बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पर पहले वो माने, सपोर्ट किया वो अलग बात है, उन्होंने वोट नहीं दिया, मौलाना साहब के किरदार की तारीफ की, लेकिन आप सिरे से ही कह रहे हैं कि हम तो 26वीं आईनी तरमीम को मानते नहीं हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से भी आज मुलाकात की और यही सारी बातें की। वो जो वोट नहीं दिया वो भी मौलाना ने कहा कि तुम वोट ना दो, हम वोट देते हैं, हम आपके वोट ना देने पे एतराज़ नहीं करेंगे, आप हमारे वोट देने पे एतराज़ नहीं करेंगे, ये बात तय हुई थी, ये बात भी हुई है। तो अब चलें, बहरहाल ठीक है। जो उसके बाद मतलब और बढ़ गया है तरमीम वाला जब जब ये 26वीं तरमीम वाला मामला ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट के और उनके राब्ते शुरू हो गए थे, फिर थोड़ा सा जो है ना वो डिस्टेंस हो गया था, मगर उसके बाद डिस्टेंस दोबारा ख़त्म हुआ है। फिर पीटीआई ने जब राब्ते किए मौलाना साहब से, उनके घर पे भी आए और फिर मौलाना भी गए, असद कैसर साहब के घर पे, अचकज़ई साहब के घर पे गए और उसमें राब्ते काफ़ी बड़े हैं। फिर मेरे और असद कैसर साहब के दरमियान जो है वो बातचीत हुई है और जवाब जो है वो पीटीआई ने देना है, हमने नहीं देना। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि शायद खाकान साहब और अचकज़ई साहब ज़ाती हैसियत में एक कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, शायद 27-28 डेट होगी, तो उसमें जो है ना वो मौलाना ख़ुद तो मौजूद नहीं है, मगर शायद जो है ना वो सेकंड लेयर जो है वो शायद शिरकत भी करे, मगर वो उनकी ज़ाती हैसियत में होगी। जब तक वो पीटीआई के साथ मामला फाइनल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक जो है ना वो हम अलायंस की सूरत में नहीं बैठेंगे। पीटीआई से किस चीज़ के जवाबात चाहिए? ऐसा क्या आप लोगों ने सामने रखा है? क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि पीटीआई करे जो आप चाह रहे हैं कि अब जवाब उन्होंने देना है? आपने बॉल उनकी कोर्ट में तो डाल दिया, क्या जवाब चाहिए आप लोगों को?
जब जवाब आ जाएगा, अगर वो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने रखनी थी हमारी बातें, जवाब आ जाएगा, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी तो भी आपको पता चल जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो भी आपको पता चल जाएगी। मगर अभी तक फिल वक्त जो है ना, ये हमारी और उनकी बात है, और वो फिर इसको जो है हम उस वक्त तक नहीं, मतलब कि इसका मतलब है मामला चल रहे हैं, मामला रुके नहीं हैं, ये मामला आगे बढ़ भी सकते हैं। नहीं, किसने कहा कि मामले रुके हैं? किसने कहा मामला रुका है? मैंने आपको बताया कि ये 27-28 वाली जो कॉन्फ्रेंस है, वो गो के वो दो दोस्त जो है वो ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब और शाहिद खान। मगर हमारी जो है ना सेकंड लेयर जो है ना उसमें मौजूद होगी और अपना पार्टिसिपेट करेगी। उसमें ज़ाहिर है और पार्टियां भी आएंगी बशमूल PTI के, तो वो कुछ ना कुछ वो बात आगे बढ़ेगी। आगे एक तो रमज़ान शुरू हो गया, दूसरा मौलाना साहब जो है मुल्क में नहीं होंगे कल परसों के बाद, 2-3 दिन के बाद। आज तो कोयटा में थे, कोयटा से चले गए हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।